Students, and once again welcome back to Gyanada, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affairs of 28th June, and the very first current affair is on your screen, guys. Who launched India's first mobile COVID-19 testing laboratory? किसने हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी को लॉन्च किया है और ये सबसे पहली बार ऐसा होगा कि मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी होगा, मतलब ये मूवेबल होगा, एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव किया जा सकेगा। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हाल ही में लॉन्च किया है इंडिया का पहला मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने पे ही आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपडेट होंगे गाइज। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। World's largest COVID-19 makeshift hospital is being planned in which state या यूटी? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल कौन से स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में बनने जा रहा है या प्लानिंग हुआ है कि ये बनेगा? एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, दिल्ली में। दिल्ली की गवर्नमेंट प्लान कर रही है 10,000 बेड की कैपेसिटी वाला फर्स्ट मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट की ट्रीटमेंट किया जाएगा। दिल्ली में, साउथ दिल्ली में इसे प्लान किया जा रहा है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल फैसिलिटी होगा जहाँ पे तकरीबन 10,000 के अप्रॉक्स जो है बेड वगैरह अवेलेबल करा जाएंगे। एज इट विल बी एज लार्ज एज 22 फुटबॉल फील्ड्स, मतलब कि जितनी बड़ी एक फुटबॉल फील्ड होती है ना, वैसे 22 फुटबॉल फील्ड की जितना बड़ा एरिया में कोविड-19 के पेशेंट के लिए इस हॉस्पिटल को बिल्डअप किया जाएगा। Then next is which nation won the African seat in the UNSC election 2020? कौन सा वो नेशन है, कौन सी वो कंट्री है जिसको अफ्रीकन सीट जिसने वॉन अप किया हुआ है UNSC इलेक्शन 2020 के? द राइट आंसर इज़ केनिया। केनिया ने अपना प्लेस जो है वो सिक्योर किया हुआ है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन 2020 में। केनिया डिफीटेड डिजिबॉटी टू विन द लास्ट अफ्रीकन सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। केनिया ने डिफ़ीट किया हुआ है डिजिबॉटी को और डिजिबॉटी को डिफ़ीट करके उसने अपना जो प्लेस है वो उसको कंफर्म किया है UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 18 जून को। बताते चले कि इंडिया भी इसका एक मेंबर बन चुका है और साथ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फेल टू चूज़ बिटवीन 2 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड। सो गाइस, दिस वाज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अफ्रीकन सीट को केनिया ने हाल ही में क्या किया हुआ है, नेशन केनिया जो कंट्री है वो UNSC में उसने अपना प्लेस जो है वो मेंटेन किया है। द नेक्स्ट इज़ द IAF हैज़ पुश्ड अ प्रपोजल बिफोर द सेंटर to acquire 33 new fighter jets from which nation? हाल ही में IAF ने प्रपोज़ल रखा हुआ है सेंटर के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, कि 33 न्यू फाइटर जेट चाहिए। तो किस नेशन से, मतलब किस कंट्री से उन्होंने प्रपोज़ल रखा है कि कौन सी कंट्री से उनको 33 न्यू फाइटर जेट्स उनको चाहिए? तो राइट आंसर है रशिया। इंडिया बोल रहा है कि रशिया से हमें 33 न्यू फाइटर जेट्स चाहिए। IAF का फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोज़ल सबमिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें 33 न्यू फाइटर क्राफ्ट रशिया से एक्वायर कर लेने चाहिए। और ये जो प्रपोज़ल है ये जो चाइना और इंडिया के बीच में जो गलवानी वैली को लेकर के ईस्टर्न लद्दाख में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इशू चल रहे हैं, उसको देखते हुए IAF ने सजेस्ट किया हुआ है कि आप 33 न्यू फाइटर जेट्स हमें चाहिए रशिया से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सीकिंग टू अपडेट द कंट्रीज पॉलिटिकल मैप विथ टेरिटरी क्लेम्ड बाय इंडिया? कौन से वो नेशन के प्रेसिडेंट हैं, किस नेशन के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये बोला है कि इंडिया को अपना जो पॉलिटिकल मैप है, जिस पॉलिटिकल मैप में वो टेरिटरी को शो करते हैं कि कौन सी टेरिटरी उनकी है, लाइक नेपाल वाली जो टेरिटरी है, इधर पाकिस्तान की जो कुछ एरिया है जो पाकिस्तान ने एक्वायर किया हुआ है, कुछ एरिया ऐसे हैं जिसको नेपाल ने एक्वायर किया है, कुछ एरिया ऐसे हैं जिसे चाइना ने एक्वायर किया हुआ है। तो इंडिया ये इंश्योर करे, अपने पॉलिटिकल मैप को अपडेट करे और बताए कि कौन सी टेरिटरी है जो इंडिया ने क्लेम किया हुआ है। तो कौन सा कंट्री ये इंडिया को बोल रहा है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए और एक बिल को पास करिए और अपने कंट्री के पॉलिटिकल मैप को अपडेट करिए, टेरिटरीज़ को जो आप क्लेम कर रहे हैं उनको आप अपडेट करिए। ये कौन सी कंट्री बोल रही है? गाइस, ये बोल रही है नेपाल। नेपाल के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी ने, उन्होंने बोला है 18 जून को
अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को आप अपडेट करिए और जो नेशन के पॉलिटिकल मैप है उन्हें आप अपडेट करिए, उसमें वो टेरिटरीज़, वो एरिया इंक्लूड करिए जो कि आपके द्वारा क्लेम किया जा रहा है या जिस पे आपका क्लेम है। द बिल वॉज पास्ड अर्लियर इन द डे बाय नेपाल्स अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नेशनल असेंबली विद यूनिनॉमिस सपोर्ट। ऑल 53 मेंबर ऑफ हाउस वोटेड इन फेवर ऑफ दिस बिल। तो 57 जो मेंबर्स हैं नेपाल के, उन्होंने इसके लिए वोट किया हुआ है कि ये जो बिल है इसको आप अपडेट करिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। देन नेक्स्ट इज़ विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ बिकम अ नेट डेब्ट फ्री कंपनी। कौन से वो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे नेट डेब्ट फ्री कंपनी घोषित किया गया है। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने रेज ओवर किया है 1,68,880 करोड़ 2 महीने के अंदर में थ्रू इन्वेस्टमेंट बाय ग्लोबल टेक इन्वेस्टर्स। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 1,15,693.95 करोड़ का। एंड राइट उन्होंने इशू किया था अपना, मतलब स्टॉक वगैरह अपने इशू किए हुए थे ₹53,124 करोड़ का। इस इन्वेस्टमेंट के साथ में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो नेट डेब्ट फ्री कंपनी बन गया हुआ है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नेट डेब्ट फ्री जो कंपनी है वो कौन है। तो आपका आंसर सीधा सा होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड नेट डेब्ट फ्री कंपनी बन चुकी है और मल्टीनेशनल कंपनी है ये। देन हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी। कौन है वो जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी को ओपन अप किया हुआ है। तो हर्षवर्धन जी ने किया हुआ है, जिसे हमने मेन स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देखा। तो 17 जून को उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मोबाइल लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए। रूरल जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे चीज़ें इनएक्सेसिबल मोड में हैं, तो वहाँ पे उन एरियाज़ में क्या किया जाएगा कि कोविड-19 की टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। देन नेक्स्ट इज़ The All India Football Federation has nominated former Indian captain I.M. Vijayan name for which award? All India Football Federation ने हाल ही में नॉमिनेट किया है I.M. Vijayan, जो कि पहले के इंडियन कैप्टन थे, मतलब इंडिया के पहले कैप्टन रह चुके हैं I.M. Vijayan, और इनको किस अवार्ड के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नॉमिनेट किया है। तो इनको पद्मश्री अवार्ड देने के लिए इनका नॉमिनेशन हुआ है I.M. विजयन का। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने डिसाइड किया है और रिकमेंड भी किया हुआ है इंडिया के पूर्व कैप्टन I.M. विजयन को पद्मश्री अवार्ड के लिए, जो कि सबसे चौथे नंबर का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनकी जो एज है द 51-year-old इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल फुटबॉलर दैट द कंट्री हैज़ एवर सीन। तो इनका एज जो है वो 51 ईयर है, काफ़ी स्किलफुल पर्सन है, काफ़ी स्किलफुल फुटबॉलर है ये, और इनका जो नाम है आया हुआ है पद्मश्री भूषण अवार्ड में। The next is Asian Infrastructure Investment Bank has planned how much loan to India? AIIB ने प्लान किया हुआ है कि इंडिया को लोन देना है। तो कितना लोन देने के लिए AIIB ने प्लान किया है? 750 मिलियन का लोन AIIB इंडिया को देने का प्लान कर रही हुई है। और 750 मिलियन अगर आप इंडियन करेंसी में निकालोगे तो 5,688 करोड़ के आसपास जो है वो AIIB लोन देगी इंडिया को, ताकि जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक हुआ था, मिलियंस लोग अफेक्टेड हुए थे, तो यहाँ की जो इकॉनमी है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो इम्पैक्ट्स पड़े हैं कोविड-19 से रिलेटेड, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे ओवरकम होने के लिए सपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड कर रही है। गाइस ये याद रखिएगा, ये डोनेशन नहीं है, ये लोन है जो कि इंडिया को बाद में आने वाले समय में चुकाना भी पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the percent increase in formal employment in India in 2019 to 2020 compared to 2018-19 as per EPFO payroll data? तो ये परसेंटेज का पूछ रहा है कि EPFO पेरोल डेटा के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, तो 2018-19 से लेकर के जो अभी करंट आपका जो सत्र बीता है 2019-20 का, तो इसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। गाइस इस चीज़ को देखिएगा, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, फॉर्मल एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, फॉर्मल एम्प्लॉयज़ की, इनफॉर्मल एम्प्लॉयज़ की बात नहीं हो रही है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 28.6% का हाइक हुआ है, 28.6% इंक्रीमेंट हुआ है 2018-20 के सत्र से। देखा जाए तो 2019-20 का जो सत्र था तो उसमें जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो उसका हाइक हुआ है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे कि CIL के हो गए, भेल के हो गए, जितने भी फॉर्मल कंपनीज़ हैं तो उनकी बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि NGOs वगैरह हो गए या कुछ प्राइवेट कंपनीज हो गई, उनकी बात नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू द पे रोल डेटा EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन टास्क्ड टू असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो 28.6% का हाइक हुआ है, 28.6% इंक्रीजेज एट 78.58 लाख इन 2019 to 20 एज कम्पेयर टू ओनली 61.12 लाख। मतलब कि 2018-19 में ये आपका 61.12 था, बट 19-20 में ये बढ़ के 28.6% की बढ़ोतरी से 78.58 लाख हो गया। तो ये अच्छा अमाउंट है, अच्छा फिगर है ये। नेक्स्ट इज विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज़ चेंज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। कौन सी वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, जम्मू एंड कश्मीर ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है। और इसमें कुछ नए रूल्स वगैरह अनाउंस किए हैं, कुछ नए अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए हैं। ये प्रपोजल दिया गया था, इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रपोजल टू चेंज इट्स नॉमिनक्लेचर। इन्होंने नॉमिनक्लेचर को चेंज किया, मतलब नाम वगैरह और ये सब जो चेंज होते हैं ना, नेम हो गया, एड्रेस वगैरह, तो ये सब नॉमिनक्लेचर में आता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स डिपार्टमेंट एंड अनाउंस न्यू रूल्स वगैरह अनाउंस किए हैं, जिसमें पोस्ट वगैरह कुछ रिलीज़ की गई हुई। बट डिपार्टमेंट चेंज हुआ है तो कुछ नए नए पोस्ट भी आए होंगे, तो उनकी नई नई नियुक्तियाँ भी होंगी इसमें। द नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC फॉर क्वेश्चन मार्क टर्म रिसेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 2022। हाल ही में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनी है यूनाइटेड नेशन काउंसिल के फॉर, इसका राइट आंसर होगा 8th टर्म, 8वें टर्म की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया बनी है नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 2022। मतलब 2021 से लेकर के 2022 तक जो है ये तकरीबन 2 साल के आसपास का टाइम है, 2 ईयर्स का टाइम है 2021-22 से, क्योंकि अभी चल रहा है 2020 चल रहा है, तो 2022 तक रहेगी। मतलब 2 साल के लिए इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर बनी है, और ये 8वें टर्म में इसका सिलेक्शन हुआ है, 8th टर्म में, ठीक है। इसमें डिटेल में देखते अंदर क्या है। इंडिया वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड, मतलब किसी ने अपोजिशन नहीं किया फॉर एन 8th टर्म एज अ नॉन परमानेंट। 8 टर्म मतलब कि 8वीं बार में, मतलब सत्र होता है ना, पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 8वें बार तक में इंडिया नहीं थी नॉन परमानेंट मेंबर। बट 8वें बार में जब इन्होंने इलेक्शन किया तो उसमें इंडिया जो है एज ए मेंबर सेलेक्टेड हुई, और वो भी अनअपोज सेलेक्टेड हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल का इनका सत्र होता है, ईयर होता है, जो कि जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग जनवरी 2021। और इंडिया को 184 वोट मिले थे। ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है कि इंडिया को कितने वोट मिले थे, तो 184 वोट मिले थे इन 193, मतलब 193 में से 184 वोट मिले थे मेंबर जनरल असेंबली। अलॉन्ग विथ इंडिया के साथ में मैक्सिको, आयरलैंड एंड नॉर्वे वर ऑल्सो इलेक्टेड। मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे का भी इलेक्शन हुआ है इसमें, वो भी पार्ट है UNSC का। इंडिया वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर द लोन सीट फ्रॉम एशिया पैसिफिक कैटेगरी। एशिया पैसिफिक कैटेगरी में इंडिया सिर्फ एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि पूरे एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एशिया पैसिफिक कैटेगरी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 184 रैंक वोट्स मिले थे, और 8th टर्म था, और 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए इंडिया जो है सिलेक्टेड हुआ है UNSC में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 कंट्रीज़ टोटल सिलेक्टेड हुई हैं, और जिसमें से कि इंडिया एक है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा हुआ था। तो गाइस, ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की डिटेल्स एंड अपडेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करोगे गाइस तो ही आपको वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली अपडेट होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स में।